तो देखिए, आप में से जितने भी लोग बीबीएमकेयू में एग्जाम देने वाले हैं जेनरिक इलेक्टिव पेपर पॉलिटिकल साइंस का सेमेस्टर 4 में, तो उनको क्या पूछा जाएगा, आप लोग गलत वीडियो देखने लगते हैं। मैं जब भी बोला हूँ कि आप लोग जब भी क्वेश्चन पेपर का या फिर किसी भी चीज़ का वीडियो देखते हैं अपना सिलेबस से मैच कर लीजिएगा। आपको पूछा जाएगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। ठीक है, तो चलिए हम आपको करवाते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पेपर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का पेपर। देखिए दोस्तों, मेरा खुद पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स था, तो मैं पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें आपको संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको आपने यूनाइटेड नेशन के नाम से जाने होंगे, यूएनओ, ठीक है, और आपके शीत युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यही सब आपको पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 4, इसमें आपका बीबीएमकेयू का पेपर है, अगले साल का पूछा गया पेपर। फुल मार्क्स 80 था। इसमें पास करने के लिए आपको 40 मार्क्स लाना होगा। इंटरनल जो 20 मार्क्स होता है उसका, और 80 मार्क्स जो एक्सटर्नल होगा, इन दोनों को मिलाकर अगर आप 40 मार्क्स लेते आते हैं तो आप इस पेपर में पास हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो है आपके कुछ टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो पहले बता दूं कि पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं 8। ठीक है, फिर आपके 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं। कुल मिला के आपका यहाँ पे कितना हो जाता है, आपका 16 क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, 16 मार्क्स, और 16 मार्क्स का होता है, और 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 1-1 मार्क्स के 8 क्वेश्चन। उसके बाद ग्रुप बी शुरू होगा, जो कि 16 अंक वाले 4 क्वेश्चन का आंसर करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते जाएंगे और आपका आंसर भी हम बताते जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप लोग टेंशन न लें, सबका आंसर मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री डू यू मीन बाय थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड मतलब तीसरी विश्व। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि तीसरे विश्व का आशय किस देश से है। तो दोस्तों, विश्व में जो है 3 प्रकार के देश थे। मतलब जब विश्व युद्ध, शीत युद्ध हुआ था, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस रखा होगा तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। देखिए, जब विश्व युद्ध चल रहा था, उसके बाद शीत युद्ध आया अंतिम समय में, 1945 से 1991 तक चला था। ठीक, शीत युद्ध का समय अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, 1945 से 1991 के बीच में चला था ये शीत युद्ध। इसमें किसी प्रकार का हथियार का प्रयोग नहीं हुआ था, बल्कि केवल मनमुटाव एक तरह से हुआ था देशों के बीच में। इसमें विश्व 3 गुटों में बट गया था। पूरा का पूरा विश्व 3 प्रकार के देश थे। पहला, एक अमेरिका के पक्ष में, अमेरिका के पक्ष में देश। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो लेट होगा क्योंकि आपको समझाने में दिक्कत हो सकता है, देर हो सकती है। ठीक है, एक था रूस के देश में, रूस। ठीक है, तो अमेरिका के जितने भी देश थे पक्ष में, इसको बोला जाता था पूंजीवादी देश। क्या बोला जाता था? पूंजीवादी देश। ठीक है, पूंजीवादी देश, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं बताते जा रहा हूँ। पूंजीवादी देश, अरे यार यहाँ पे कहाँ से आएगा पूंजीवादी देश। ठीक है, यहाँ पे आएगा। तो पूंजीवादी देश था अमेरिका के पक्ष में, और जितने भी लोग रूस के पक्ष में थे, रूस के पक्ष वालों को बोला जाता था साम्यवादी देश। कौन सा देश? साम्यवादी देश। ठीक है, और रूस को उस टाइम पे जितने भी देश थे इसके साथ, उन सभी देशों को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? सोवियत संघ, जिसका 1951 में विघटन हो गया। सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया। सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो समझ गए। और विश्व के कुछ देश अमेरिका के तरफ थे, विश्व के कुछ देश रूस के तरफ थे। लेकिन कुछ देश ऐसे थे ना कि जो अमेरिका के भी पक्ष में नहीं है, ना रूस के पक्ष में है, ये अपना अलग देश है, दोनों से अलग। ये थे तीसरे विश्व के तीसरे विश्व के लोग, जिसको नाम के नाम से जाना जाता था, NAM इनका नाम दिया गया था इन तीसरी दुनिया वालों को। इसमें हमारा भारत भी शामिल था, ना हम अमेरिका की तरफ हैं ना हम रूस के तरफ हैं। ठीक है, भारत किसका सदस्य था? किसी का नहीं, नाम का सदस्य था। नाम का फुल फॉर्म होता है नॉन अलाइज मूवमेंट। ठीक है, नॉन अलाइड मूवमेंट यानी कि किसी के साथ नहीं, तीसरी विश्व इसका था। ठीक है, किसी के साथ हम झगड़ा नहीं लड़ेंगे, ना तो अमेरिका के पक्ष में जाएंगे ना ही आपका रूस के पक्ष में। समझ गए होंगे बात को? हाँ, तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन कि तीसरे विश्व का आशय किन देशों से है? तो नाम के देशों से। तो यहाँ पे नाम कहीं पर भी नहीं दिया गया है। देखिए, ये देश तुरंत स्वतंत्र हुए थे। तो पाश्चात्य विकसित देश नहीं, पाश्चात्य विकसित देश मतलब जो विकसित हो चुके थे, ये तो विकासशील देश थे। साम्यवादी व्यवस्था वाले देश नहीं, साम्यवादी व्यवस्था वाले देश तो रूस की तरफ थे। और अगला है एशिया अफ्रीका के पिछड़े देश। इसमें जो है जनरली एशिया और अफ्रीका के पिछड़े देश आते थे। ठीक है, बैकवर्ड कंट्री ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, इसमें हमारा भारत भी शामिल था। और उस समय 1991 यानी कि भारत को आज़ादी हुए ज़्यादा दिन नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे हम लोगों ने बोला, सही डिसीजन लिया गया था कि यार हम किसी भी तरफ से साइड से नहीं लड़ेंगे।
समझे, हम अकेला रहेंगे। और यही अच्छा है, हम लोग भारत में शुरू से कहते हैं कि जियो और जीने दो, हम लोगों का नारा यही है बस विश्व के सामने, ठीक है। मस्ती से जियो और जीने दो, ऐश करो। बी नंबर है, किस राजनेता ने विश्व शांति को बनाए रखने हेतु पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन का निर्माण किया? तो दोस्तों अभी जिसको हम लोग यूएनओ के नाम से जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यह 1945 में बना। अगर क्वेश्चन आए कि कब बना, तो 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस माना जाता है। कब? 24 अक्टूबर को, ठीक है। तो 24 अक्टूबर को बना था। उससे पहले यह बना था 1920 ईस्वी में। कब? 1920 ईस्वी में। उस टाइम इसको लीग ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता था, राष्ट्र संघ के नाम से। समझ गए बात को? और इसको किसने बनाया था? वुड्रो विल्सन ने। वुड्रो विल्सन, जिसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का पिता, जो कि मेरा एमए में सब्जेक्ट भी है, लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो वुड्रो विल्सन जी को मैं अच्छे से जानता हूँ, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो उन्हीं ने बनाया था इसका, लेकिन यह नहीं चल पाया, फिर से दूसरी बार बना संयुक्त राष्ट्र संघ, जो अभी चल रहा है, ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। सी नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व तीसरी दुनिया के अनेक देशों को शक्तिशाली बनाने में बाधक बन रहा है? तो कौन सा ऐसा तत्व है जो कि तीसरी दुनिया के लोग, यानी कि जो युद्ध में भाग नहीं लिए थे, उनके विकसित होने में बाधा है? तो दोस्तों यहाँ की जो है अर्थव्यवस्था दुर्बल है, वीक इकोनॉमी है, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीक इकोनॉमी। यहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर है। जैसे हमारा भारत में ही देखिए, इकोनॉमिक बहुत कमज़ोर है, गांव के लोगों को ठीक से भरपेट खाना नहीं मिलता है, जिसके कारण कुपोषण हो जाता है। यार मैं खुद इस दशा को झेलाऊँ, क्योंकि मैं खुद गाँव से बिलोंग था। मेरे पिताजी क्या बताएँ यार फेरी वाले थे, ठीक है। तो मैं इसको खुद झेला हूँ, तो बता ही सकता हूँ। फिर बाद में जब काम करने लगा तो यह स्थिति मिट गई। आप लोग के भी अगर परिवार में होगा तो यार आप लोग पढ़ लिख के ज़रूर कोई ना कोई काम कर लीजिएगा। सरकारी नौकरी की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो बाद में कीजिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले अपना काम खोज लीजिएगा, ठीक है। मेरे जैसे बहुत से होंगे आप लोग गरीब फैमिली से। तो डी नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि हु सेड द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर? तो दोस्तों किसने कहा कि सभी प्रकार की राजनीति की तरह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है? इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है ना, यह किसके लिए संघर्ष है? तो पावर के लिए। हम लोग बोलते हैं यार पावर होना तो आदमी कुछ भी कर सकता है। तो इसी को किसने कहा था दोस्तों? इसने कहा था एच.जे. मॉर्गनथाउ नाम है, एच.जे. मॉर्गनथाउ। ऑप्शन सी देखिए। और इन्होंने एक बुक लिखा था पॉलिटिक्स एमंग नेशन। क्वेश्चन आ सकता है कि पॉलिटिक्स एमंग नेशन बुक को किसने लिखा था? एच.जे. मॉर्गनथाउ ने। इसी ने बोला था कि यार जो दुनिया ना है ना, बस पावर पे टिकती है। मतलब जिसके पास ज़्यादा पावर है, आदमी सोचता है कि वही इंटरनेशनल लेवल पे छाया हुआ है। जैसे अमेरिका, चीन, ये सब सोचता है कि हम लोग के हाथ में ही दुनिया है, ठीक है ना। समझ गए बात को? हाँ, आगे देखते हैं। ई नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग सामूहिक सुरक्षा की कार्रवाई करता है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग सामूहिक सुरक्षा की कार्रवाई करता है? जब भी किसी देश पे संकट आता है तो सुरक्षा परिषद जो है इस पे एक्शन लेता है, सिक्योरिटी काउंसिल इसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस, लिख लीजिएगा। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ट्रिगवेली थे प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसको देख लीजिएगा, 204 या 207 है, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैं इसमें थोड़ा सा बोल रहा हूँ देखने के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं, ये हो गया, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? 6, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र इंटरनेशनल कोर्ट कहाँ पे है? तो हेग नीदरलैंड में, द हेग नीदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सचिव होते हैं उसके कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है द कोल्ड वार यानी कि शीत युद्ध एक पुस्तक है। इस पुस्तक को किसने लिखा था? तो दोस्तों द कोल्ड वार एक पुस्तक है, इसको लिखा था, ऑप्शन 1 राइट आंसर हो जाएगा, वॉल्टर लिपमैन ने, ठीक है। वॉल्टर लिपमैन नामक एक व्यक्ति ने इस पुस्तक को लिखा था। जी नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि किसने साम्यवाद के अंत को इतिहास का अंत कहा? तो दोस्तों फुकुयामा नाम का एक व्यक्ति था, ये देखिए आ गया, ऑप्शन 2 में है, फ्रांसिस फुकुयामा, इसी ने लिखा था, ठीक है। देखिए एच नंबर हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रहित का निर्धारण कौन करता है? ठीक है, हु
डिटरमाइन द नेशनल इंटरेस्ट। तो दोस्तों राष्ट्र के हित किसके हाथ में है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के हाथ में। ठीक है, देखा जाए तो वास्तविक रूप से इसका राइट आंसर हो जाएगा सांसद। ठीक है, सांसद ही कोई बिल बनाता है, कानून बनाता है कि राष्ट्र के लिए ये चीज़ होना चाहिए तो ये चीज़ होना ही चाहिए। ठीक है, सांसद MP इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है, देखिए आपको डायरेक्टली ये सारे क्वेश्चन जो है ना सोच विचार के जो बहुत ज़्यादा डीपली पढ़े होंगे किताब उसी को आएगा। मैं पहले बता दे रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस जो है अदर सब्जेक्ट के मुकाबले, आर्ट्स के अदर सब्जेक्ट के मुकाबले थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, तो इसमें समझने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है जो लोग पॉलिटिकल साइंस 12th में नहीं पढ़े हैं, 11th-12th में उनको। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ गया कि 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको 100 शब्दों में करना है, यानी कि एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, उसको एक साइड में करना है। ठीक है, समझ गए बात को। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों का संक्षिप्त परिचय दें। मैंने बताया कि 6 अंग है। पहला हो गया सुरक्षा परिषद, दूसरा हो गया सचिवालय, ठीक है, न्यास परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सांस्कृतिक परिषद, इस तरह से टोटल 6 अंग हैं, आपको पढ़ लेना है अच्छे से। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा B नंबर क्वेश्चन है कि आदर्शवादी सिद्धांत, ठीक है, आइडियलिस्टिक थ्योरी इसको क्या है और यह किस प्रकार से विश्व में काम करती है, इसको पढ़ना है। अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का वर्णन करना है। डिस्कस द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। समझ गए बात को। अब बढ़ते हैं D नंबर क्वेश्चन। तो इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन क्षेत्रों में अंतर कीजिए। ठीक है, ये हो गए आपके 4 नंबर क्वेश्चन। 4 को, इसमें से 2 को बनाना था चुन के आपको। अब देखिए यहाँ पे टोटल आपके 16 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, जिसमें से किसी 4 को आंसर करना है। 16 मार्क्स वाले टोटल 6 क्वेश्चन है, 16 मार्क्स वाले, किसी 4 को बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको वही रूल अपनाना पड़ेगा कि चुन चुन के निशाने मैं हूँ मारती गाना सुने हैं ना, बस चुन चुन के मारना है जिसको आप जल्दी बना पाएँ और बेहतर ढंग से बना पाएँ। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ व क्षेत्र का विवेचन कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में है कि डिस्कस द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब आपको कर रहा है यार, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, मेरा बाउंस हो जा रहा है, बट क्या करेगा, आपने रखा है पॉलिटिकल साइंस तो अब झेलना पड़ेगा। ठीक है, 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि मॉर्गनथाउ के राजनीतिक यथार्थवाद के सिद्धांत के आलोचनात्मक विवेचना करें। मतलब H.J. मॉर्गनथाउ जो बुक लिखी थी पॉलिटिक्स अमंग नेशन, ठीक है, उन्होंने यथार्थवाद बताया है। ठीक है, उसको बताना है कि उसकी यथार्थवाद के सिद्धांत में कौन सी कमियां हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी आलोचना बोला जाए, ठीक है, क्रिटिसिज्म बोला जाए, ठीक है, तो क्रिटिकली बोला जाए या आलोचना बोला जाए, तो वहाँ पे आपको कमी को निकालना है। कमी समझ रहे हैं। भारत के आदमी जो है कमी निकालने में सबसे आगे होते हैं, माहिर होते हैं। अरे यार उसमें वो चीज़ नहीं है, उसका नाक टेढ़ा है, जब लड़की देखने जाते हैं तो अरे देख रहा है उसका नाक तो टेढ़ा है, मतलब अजीब अजीब कमी निकालता है। देख रहे उसको आँख तो गोल है, वो बड़ा है, वो छोटा है, मतलब ऐसा कमी निकालेगा ना कि क्या बताएं। तो उसी तरह से आपको यहाँ पे कमी निकालना है कि यार उसने जो ये बात बताया ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो चीज़ उसकी बात गलत थी, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता की अवधारणा की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता की जो अवधारणा है उसकी आलोचना, समझ गए, आलोचना मतलब कमी। 5 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि शक्ति संतुलन की परिभाषा दीजिए। शक्ति संतुलन किसे कहते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, इसे बनाए रखने के लिए उपकरण किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो इसको बताना है। एक कहावत बताऊं, कहावत नहीं मतलब आपने देखा होगा, कंट्रोल मजनू कंट्रोल समझ रहे हैं। तो कंट्रोल कैसे करना है पूरे विश्व में अपनी शक्ति को, इस चीज़ में यही हो गया शक्ति संतुलन। ठीक है, कंट्रोल बैलेंस करना है पावर का, इसी को बोलते हैं शक्ति संतुलन। कैसे करना है ये विधि आपको पढ़ लेना है। ठीक है, जो कंट्रोल करता है ना मजनू दिमाग को, ठीक, गन लोड हो जाता है लेकिन भी कंट्रोल करके रखता है, बस उसी तरह आपको कंट्रोल शक्ति संतुलन के बारे में बताना है। 6 नंबर है सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा का विवेचना कीजिए तथा शक्ति संतुलन एवं सामूहिक सुरक्षा के मध्य अंतर बताइए। ठीक है, इंग्लिश में क्या है कि डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी एंड डिफरेंटिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ पावर एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि तनाव स्थैल्य की प्रकृति व उसके अनिवार्य निहितार्थों
का विश्लेषण कीजिए। राइट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय हित व उसके अनिवार्य निहितार्थों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द नेशनल इंटरेस्ट एंड इट्स एसेंशियल इम्प्लीकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल आपके कंप्लीट होते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग का हो गया। इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड क्या बताऊँ, इसके बाद जो आपका पेपर होगा सेक का पेपर, उसका मैं जल्दी आपको दे दूंगा। वीडियो अपलोडेड है, वैसे आप लोग देख सकते हैं। सेक में जो भी चीज़ रखे होंगे आपका, ज़्यादातर आदमी इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी रखता है, तो यहाँ पे अपलोडेड है सभी के 5, 6 सब का यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? मैंने मतलब यार मेरा तकिया कलाम हो गया, समझ रहे बात को, ठीक है। ये सब मेरा, चलिए कोई बात नहीं, आपकी मदद हो जाती है, हमारी पढ़ाई हो जाती है, ठीक है। थैंक यू भाई। वैसे मुझे भी थोड़ा सा खेत उत जाना है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए यार।